ऐसा आखिर क्या हुआ, एलिमिनेटर खेलना पड़ रहा है? भली चंगी टीम चल रही थी, अच्छा सब कुछ चल रहा था। मुझे नहीं लगता 4 साल में जो जीटी ने किया है वो कभी किसी टीम ने इतने 18 साल में भी किया हो। जब वो ऑपरेशन सिंदूर चला, सभी टीमों में लगातार बीसीसीआई, आईपीएल की फ्रेंचाइजी आपस में डिस्कशन हुआ कि थोड़े टाइम के लिए रुकना है। आपकी टीम का क्या उस समय हाल था? किस तरह से मोटिवेट किया? ये जो हमने जो किया है ऑपरेशन सिंदूर में, तो दूसरी तरफ से कुछ नहीं कर पाए और उसका नतीजा अब 2-3 रात में उन्होंने देख ही लिया था, तो उनको भी भरोसा था। तो सही जगह बैठे हैं। क्या आपको लगता है कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों से रिश्ते और पाकिस्तान से रिश्ते, हालांकि हम हमेशा दुबई में खेलते हैं, बाहर खेलते हैं, इसके बाद, पहलगाम के बाद और जो ये चीज़ हुई, फ्यूचर में नहीं लगता कि आगे जो भी टूर्नामेंट्स होंगे ये चीज़ आएगी और कभी वो रिश्ते सही हो पाएंगे? कोई हरकत ही ऐसी थी। तो हमने बहुत बारी बड़प्पन दिखाया है, बट लेकिन कब तक? तो कहीं ना कहीं एक लाइन ड्रॉ करना ज़रूरी होता है। जीटी के जो कप्तान हैं वो भारतीय टेस्ट टीम के भी कप्तान हैं। जी। आपने शुभमन को देखा है कप्तान जीटी का बनते हुए, भारतीय टेस्ट टीम का कप्तान बनते हुए। शुभमन में वो काबिलियत है, वो ज़्यादा ना हाइपर एक्साइटेड, ना ज़्यादा कभी लो होता है। एक्चुअली ये सरप्राइज नहीं था, ऑनेस्टली ये सरप्राइज नहीं था। एक बहुत लंबी रेस का घोड़ा है। न्यूज़ 18 के खास पॉडकास्ट में सभी का स्वागत है। मैं हूं उमेश शर्मा। भाई आईपीएल चल रहा है, चल क्या रहा है, बल्कि कप जो है 4 टीमों के बीच है। बाजी कौन मारेगा ये तो 3 तारीख को पता चलेगा, लेकिन एक खास टीम और उस खास टीम के एक खास शख्स आज इस आईपीएल, चलती आईपीएल में हमारे इस खास पॉडकास्ट के मेहमान हैं। वो हैं कर्नल अरविंदर सिंह, COO गुजरात टाइटंस। कर्नल साहब, स्वागत है आपका। थैंक यू उमेश, आपसे बार बार मिलके हमेशा अच्छा ही लगता है। कर्नल साहब, आपकी टीम नई नवेली टीम तो नहीं कह सकता, थोड़ी पुरानी हो गई, लेकिन हर बार प्लेऑफ, चैंपियन, रनर्स अप। सबसे पहला मेरा सवाल है, हालांकि जब ये पॉडकास्ट होगा तो डिसाइड हो चुका होगा कौन एक आधी टीम फाइनल में जा चुकी होगी। डू और डाई सिचुएशन में इस बार आपकी टीम। बिल्कुल, आयरनी ये है, 4 साल में हमने सब कुछ देख लिया। पहले साल में 22 में चैंपियन रह लिए, सेकेंड ईयर 23 में रनर्स अप रह लिए, 24 में क्वालिफाई नहीं किए, और अभी पहली बारी प्लेऑफ्स में क्वालिफाई करने के बाद एलिमिनेटर खेल रहे हैं। सो मुझे नहीं लगता 4 साल में जो जीटी ने किया है वो कभी किसी टीम ने इतने 18 साल में भी किया हो। और आगे देखते हैं, अभी एलिमिनेटर होगा और उम्मीद है टीम अच्छा करेगी और क्वालिफायर 2 में जाएगी, वहाँ भी जीत के फिर दोबारा फाइनल खेलेंगे। कर्नल साहब, जिस तरह से आईपीएल का स्ट्रक्चर है, हम बात करते हैं सिर्फ कोचेस की, कैप्टन की, टीम की, पीछे स्ट्रेटेजी आप लोग भी बनाते हैं, परफॉर्मेंस पे भी ध्यान रहता है। ऐसा आखिर क्या हुआ, एलिमिनेटर खेलना पड़ रहा है? भली चंगी टीम चल रही थी, अच्छा सब कुछ चल रहा था, वो टर्निंग पॉइंट आपको क्या लगा? नहीं, आपको याद होगा उमेश, जीटी की ये खासियत है, क्रिकेट की साइड में कोई इंटरफेरेंस नहीं है शुरू से ही। और हमने पहले भी बात की है इसके बारे में, 2022 से ही हमारी पॉलिसी ये रही है, चाहे वो ओनर्स हों, चाहे वो मैनेजमेंट हो, ज़ीरो इंटरफेरेंस रहती है टीम बनाने में ऑक्शन के टाइम। और क्या कौन सी टीम कौन से 11 या 12 ग्राउंड पे खेलते हैं, वो सब जो है, जो प्रोफेशनल्स हैं हमारे क्रिकेटिंग साइड में जी, वो डिसाइड करते हैं। अच्छा करे बुरा करे टीम, हम उनके सपोर्ट में खड़े हैं, हमारी टीम है। और अगेन मैं आपको ये बताऊं, जस्ट बिकॉज इस बार जीटी स्टेट वे क्वालिफायर 1 नहीं खेल रही है और एलिमिनेटर में जा रही है, तो आप मेरे से ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं। 4 साल में जो जीटी ने, जैसा मैंने कहा, जो अचीव किया है, मुझे नहीं लगता किसी फ्रेंचाइज ने किया है। और यस, थोड़ा सा हिकअप आया है लास्ट 2 गेम्स में, बट हमारी टीम जिस तरह से परफॉर्म करती है, ग्राउंड पे उतरती है, मुझे पूरा यकीन है कल जब एलिमिनेटर खेलने उतरेंगे तो पूरे जोश के साथ उतरेंगे, जीत के जज्बे के साथ उतरेंगे, जीतेंगे और फिर वापस हम अपने घर अहमदाबाद क्वालिफायर 2 और फाइनल खेलने जाएंगे। बिल्कुल। 30 मई की रात पता चल जाएगा कौन कहाँ पे खड़ा होगा, कौन कहाँ जाएगा, ये तो बात सही है। पर कर्नल साहब, एक चीज़ कहीं ना कहीं है, मैं कई चीज़ों पे आपसे आज बात करने के मूड में हूँ, और आपकी खास बात है कि आप हंसते हंसते जवाब बहुत अच्छा दे देते हो क्योंकि कई बार कहा जाता है ना कि हमें वो न्यूज़ पैक चाहिए, वो एक कंट्रोवर्सी नहीं। मैं कहता हूँ कि स्टेट वे है, जो सवाल आए। और दर्शकों के लिए इसलिए बता दूं कि पूरी इस आईपीएल फ्रेंचाइजी में एकमात्र सीईओ हैं जो कर्नल रहे हैं, जिन्होंने आर्मी बैकग्राउंड जिनका रहा है, और अभी ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आईपीएल थोड़े टाइम के लिए पोस्टपोन किया गया। कर्नल साहब, सीधा सा सवाल,
एक ऐसी टीम के सीईओ जिन्होंने आर्मी में अपना टाइम दिया, 2008 में आपने किंग्स 11 ज्वाइन की थी। जब वो ऑपरेशन सिंदूर चला, सभी टीमों में लगातार बीसीसीआई, आईपीएल की फ्रेंचाइजी आपस में डिस्कशन हुआ कि थोड़े टाइम के लिए रुकना है। आपकी टीम का क्या उस समय हाल था, किस तरह से मोटिवेट किया? और टीम उस समय शायद दिल्ली में थी। दिल्ली में हम 7 तारीख को पहुंचे थे दोपहर के बाद। एक टाइम पे था भाई हमारी फ़्लाइट कैंसिल हो जाएगी मुंबई से दिल्ली की, बट फिर परमिशन मिली और हम 7 तारीख को दिल्ली पहुंच गए थे, क्योंकि 11 तारीख को हमारा अगला मैच दिल्ली के साथ था दिल्ली में। यस, जो जिस तरह का उस टाइम पे माहौल था, स्पेशली जो ओवरसीज़ प्लेयर्स थे उनको थोड़ी फिक्र थी, बिकॉज उन्होंने ऐसा कभी देखा सुना नहीं होता जनरली। लेकिन जिस तरह से, अगेन मैं फिर वही जीटी की बात पे आऊँगा, जिस तरह से हम अपना काम करते हैं, हम इम्पल्स पे कुछ नहीं करते। हमने कोई हबड़ा दबड़ी नहीं दिखाई, भाई आप जाओ इधर जाओ, ये फ़्लाइट वो फ़्लाइट, डिस्पर्स हो जाओ, नहीं। इमीडिएटली हमारी रिएक्शन वो नहीं थी। हमने अपने प्लेयर्स के साथ बात की, सपोर्ट स्टाफ के साथ बात की, पूरी मैनेजमेंट वहीं थी। पूरी मीटिंग हुई? नहीं, पूरी मीटिंग नहीं हुई, जो सीनियर लॉर्ड जो होता है उनके आपस में हुई, और फिर हमने प्लेयर से बात की और उनको समझाया दिल्ली में ऐसा कोई खतरे वाली बात नहीं है, और हिंदुस्तान में बहुत दम है। ये जो हमने जो किया है ऑपरेशन सिंदूर में, दूसरी तरफ से कुछ नहीं कर पाए, और उसका नतीजा अब 2-3 रात में उन्होंने देख ही लिया था, तो उनको भी भरोसा था भाई सही जगह बैठे हैं वो। और फिर हमने वहाँ से चार्टर करके हम अपनी पूरी टीम को अहमदाबाद लेके गए। कहने की बात यह है भाई पूरी टीम एक साथ थी, इकट्ठी थी, और कोई अबड़ा दबड़ी नहीं थी। हम वैसे भी इम्पल्स पे काम नहीं करते, और अहमदाबाद जाके जब वहाँ पहुँचे, हमने अगले दिन से दोबारा प्रैक्टिस शुरू कर दी। जब बीसीसीआई का इंफॉर्मेशन आया दोबारा शुरू होने वाली है आईपीएल किसी पर्टिकुलर डेट को, तो हमने वापस उसी तरीके से जैसे पहले करते थे वैसे अपनी प्रैक्टिस दोबारा शुरू कर दी। कर्नल साहब एक बात पूछूं, आप, मुझे लगता है जवाब तो आप देते ही हैं, किसी प्लेयर ने आके पूछा कि कर्नल साहब आप तो आर्मी में रहे हैं, ये कैसे है? क्योंकि आपने देखिए स्टडी भी की इंटरनेशनल डिफेंस सिस्टम और ये है ना, तो एक किसी ने आगे पूछा, और हमारे गिल साहब से जो कप्तान, क्योंकि कप्तान तो लीड कर रहे होते हैं, डबल रोल हो जाता है, मोटिवेट भी रखना है, खुद को भी संभालना है, पूछा कर्नल साहब हो जाएगा सब ठीक? नहीं, बिल्कुल, ये बात तो चल रही थी पूरे देश में, यही बात चल रही थी उस टाइम पे, ऑपरेशन सिंदूर की बात चल रही थी, एंड राइटली सो। और यस आके पूछा उन्होंने क्या होता है, कैसे होता है, तो आपस में थोड़ी बहुत यस डिस्कशन होती है, ऐसी चीज़ें कैसे होती हैं, उनका क्या नतीजा हो सकता है, उसका क्या फॉलो आउट हो सकता है। कुछ ऐसे थे उनको लगता था भाई उधर से एक ड्रोन भी उड़ेगा तो वो तो दिल्ली क्या कलकत्ता भी पहुंच सकता है, जो कि नहीं हो सकता है। और उन्होंने पहले एक्चुअली जो अच्छी बात ये हुई थी, जो पहली रात को ही हिंदुस्तान ने दिखा दिया था, दम काबिलियत दिखा दी थी, और उसके बाद जो 2 रातें हैं वो जो नकली ड्रोन उड़ाते रहे पूरी तादाद में ऊपर से लेके नीचे तक, और उनका जब देखा भी कुछ कर नहीं पाए ये, तो सबको भरोसा था इंडियन डिफेंस फोर्सेस पे, और इंडियन डिफेंस फोर्सेस आज ही नहीं हमेशा से करती आई हैं। तो इंडियन प्लेयर्स और इंडियन स्टाफ को तो कोई वैसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, और जो फॉरेनर्स थे उनको जब जिस तरह से हमने उनसे बात की और जिस तरह से उनको समझाया कैसे क्या होता है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। और जैसे मैंने बताया अभी, हम तो पूरी टीम को लेके अहमदाबाद और जाके प्रैक्टिस कर रहे थे। शुभमन का क्या रिएक्शन था? शुभमन बिल्कुल सही था। शुभमन तो वैसे भी बॉर्डर एरिया से आता है, वो तो वही बिल्कुल नज़दीक, तो वो तो वैसे भी बॉर्डर एरिया तो बहुत नज़दीक है के शुभमन साथ है। और वैसे ही पंजाब में तो सबको ही पता होता है, पंजाब ने तो सबसे ज़्यादा बेयर किया होता है इन सब चीज़ों का, तो ऐसा कुछ नहीं। शुभमन बिल्कुल क्लियर था, बात होती थी। नहीं, दिलेरी तो अलग बात होती है, बट एज अ टीम जो माहौल जो होता है, बिकॉज इसी ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, टीम बड़ी जल्दी से बिखर सकती है अगर उनको करेक्ट इन्फॉर्मेशन ना मिले, उनको करेक्ट गाइडेंस ना मिले, करेक्ट उनको एडवाइस ना मिले भी क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, क्यों हो सकता है और कैसे हो सकता है। तो ऑब्वियसली जब घबराहट होती है, स्पेशली जो ओवरसीज प्लेयर्स और सपोर्ट स्टाफ होते हैं, उनको फिक्र होती है, डेफिनेटली होती है। बट इट इज़ एज अ फ्रेंचाइज आप उस चीज़ को कैसे संभालते हो। मेरे में थोड़ी एडवांटेज थी भी, वो बिकॉज ऑफ माई रैंक उनको ज़्यादा बिलीफ आया भी, ये जो बोल रहा है भी ठीक बोल रहा है। वही मैं बोल रहा हूँ ना कि आप एकमात्र वो थे पूरे इस आईपीएल में जो सीईओ लकीली के जो आर्मी बैकग्राउंड से थे। कर्नल साहब एक चीज़ और है, जैसे ये ऑपरेशन सिंदूर हुआ, आप मैं अगर सही हूँ 1998 में आपने आर्मी ज्वाइन की थी? 1987 सॉरी, और 2008 तक अब रहे जी।
इस दौरान इस तरह की जो जनरेशन हमारी यंग जनरेशन है वो नहीं देखा। कारगिल लास्ट था, उसके बाद बालाकोट एयर स्ट्राइक बात हुई, लेकिन ये तो नहीं देखा था जनरेशन ने। आपको एज ए क्या लगा, क्योंकि आपने इंडियन आर्मी को सर्व किया और आप एक उस समय एक टीम IPL एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल टूर्नामेंट चल रहा था, आपको अपनी आर्मी पे भी प्राउड हो रहा होता और साथ में आपने टीम भी हैंडल करी, वो स्किल वहाँ पे काम आते आते हैं मुझे लगता है। देखिए, सबसे पहले तो आई थिंक हमें ये समझना ज़रूरी है, देश से बड़ा कुछ नहीं। उस टाइम पे IPL रुका नहीं रुका, क्यों रुका, आई डोंट थिंक दैट इज़ अ मैटर ऑफ डिस्कशन। जो देश को, जो देश की गवर्नमेंट को जो ठीक लगा, जो सभी जो स्टेक होल्डर्स हैं जो उन्होंने डिसीजन लिया, बिल्कुल सही लिया। और कोई भी चीज़ देश से बड़ी नहीं हो सकती। उस टाइम पे देश का फोकस ऑब्वियसली वो था। जो एक घिनौनी हरकत पड़ोसी ने की थी पहलगाम में, पाकिस्तान ने जो की थी पहलगाम में, उसका जवाब देना तो बनता था। और जैसा हम करते आए हैं, इंडियन डिफेंस फोर्सेस ने जवाब अच्छा खासा दिया। तो क्रिकेट हो ना हो उस टाइम पे सेकेंडरी, उस टाइम पे ये ज़रूरी था जो देश कर रहा है। और मैं तो डिफेंस फोर्सेस बैकग्राउंड से ही हूँ, तो मुझे तो और एज एन इंडिविजुअल, एज अ प्राउड वेटरन, आई कैन से बिल्कुल जो किया ठोक बजा के किया, अच्छा किया और अच्छा जवाब दिया। क्या आपको लगता है कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों से रिश्ते और पाकिस्तान से रिश्ते, हालांकि हम हमेशा दुबई में खेलते हैं, बाहर खेलते हैं, इस के बाद, पहलगाम के बाद और जो ये चीज़ हुई, फ्यूचर में नहीं लगता कि आगे जो भी टूर्नामेंट्स होंगे ये चीज़ आएगी और कभी वो रिश्ते सही हो पाएंगे? कोई हरकत ही ऐसी थी। ये बात हम बड़ी देर से करते आए हैं उमेश, एज ए नेशन हम बड़ी देर से बात करते आए हैं और हमने बहुत बड़प्पन दिखाया है, बार बार बड़प्पन दिखाया है। हम बड़ा देश हैं, हम एंशिएंट सिविलाइजेशन है, हमारी सोच बड़ी है, तो हमने बहुत बारी बड़प्पन दिखाया है। बट लेकिन कब तक? तो कहीं ना कहीं एक लाइन ड्रॉ करना ज़रूरी होता है। आई थिंक वो लाइन ड्रॉ हो गई है। लाइन ड्रॉ होगी आपको लगता है? आई थिंक सो। BCCI ने भी एशिया कप में एक मैसेज अभी नहीं आया, लेकिन कह दिया कि यू हैव टू टॉक एज ए नेशन की बात करो, नॉट एक इंडिविजुअल स्पोर्ट या दूसरी स्पोर्ट की बात करने में, वो छोटी चीज़ है, दैट इज सेकेंडरी। एज ए नेशन आपके लिए क्या सही है और क्या आपको करना चाहिए, आई थिंक वो ज़्यादा ज़रूरी है। और ये कुछ जो अभी हुआ है, आई थिंक लाइन ड्रॉ हो गई। और मैसेज जाना भी चाहिए था, बिल्कुल जाना चाहिए, ज़रूरी भी था। कोई इंसान नहीं चाहेगा ये सिचुएशन हो एज ए ह्यूमन बीइंग। एट द एंड ऑफ द डे वी आर ऑल ह्यूमन बीइंग्स। लेकिन फॉर वट एवर रीज़न, गुड बैड अगली, जो भी आप डिसीजन लेते हो एज अ कम्युनिटी, एज अ नेशन, जो आप लेते हो, गुड बैड अगली, यू हैव टू फेस द रिपरकशंस ऑफ दैट। उसका आपको जवाब तो मिलेगा, वो ज़रूरी है, वो ज़रूरी है। अच्छा, एक चीज़ और है GT की, कि GT के जो कप्तान हैं वो भारतीय टेस्ट टीम के भी कप्तान हैं जी। वो मुझे जब आपको कॉल मैंने किया और शुभमन जब कप्तान बने, और पंजाबियों ने तो खैर खुशी मनानी थी, पर पूरे देश की बात थी इस यंग एज में। आपने शुभमन को देखा है कप्तान GT का बनते हुए, भारतीय टेस्ट टीम का कप्तान बनते हुए। जब आप वो पहली प्रतिक्रिया शुभमन की क्या थी? एक्चुअली ये सरप्राइज़ नहीं था, ऑनेस्टली ये सरप्राइज़ नहीं था। जिस तरह से शुभमन को पहले इंडियन वो जो T20 जो सीरीज़ हुई थी जिम्बाब्वे में, उसी टाइम पे उसको कप्तान बना के भेजा था जब यंग टीम उन्होंने भेजी थी। वो इंडिकेशन था कि आगे चल के फ्यूचर में हो सकता है। उसके साथ साथ आप जोड़ो, पिछले साल पहली बारी उन्होंने GT को लीड किया, उसके बाद वो इंडियन टीम के वाइस कैप्टन बने, ODI टीम के वाइस कैप्टन बने, और उन्होंने कुछ दिखाया होगा वहाँ जो सिलेक्टर्स और जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं उनको जो नज़र आया भाई बच्चे में काबिलियत है। एज GT मैं तो पिछले साल से, अगर आपको याद होगा जब हमने ऐसी पॉडकास्ट की थी पिछले साल, मैंने तभी कहा था एक बहुत लंबी रेस का घोड़ा है, और आई थिंक ये तो अभी स्टार्ट है। सो आई डोंट थिंक पर्सनली टू मी और एनीबडी एल्स GT में कोई सरप्राइज़ है। शुभमन को कप्तान बनाया गया और हमें 100% यकीन है वो एक इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो उसके कंधों पे आई है, आई थिंक वो तैयार है इसके लिए, और वो समझता है, इसका मायना समझता है। हमारी बात होती रहती है एज इंडिविजुअल्स कभी कभी, तो हमें कोई शक नहीं है, मुझे भी कोई शक नहीं है। आगे चल के क्या था एज कैप्टन जब टेस्ट लग जाता ना, वो ये शुभमन में वो काबिलियत है, वो ज़्यादा ना हाइपर एक्साइटेड, ना ज़्यादा कभी लो होता है। वही वो जो क्रेडेंशियल्स आप देखते हो एक लीडर में, एक इंसान में जिसको मालूम है मैं कहाँ खड़ा हूँ ज़िंदगी में। सो ऐसा कुछ नहीं था भाई वो कूद रहा था या ऐसे कुछ कर रहा था, नो, डेफिनेटली नॉट। इट अ वेरी बैलेंस्ड अप्रोच। उसको जब बताया BCCI ने, उसको कॉल करके बताया भाई आप कप्तान डिक्लेयर हुए
बहुत बैलेंस्ड अप्रोच है उसकी। आई कैन टेल यू, बहुत पिछले 2-3 साल में जो हमने उसको देखा है, द मैच्योरिटी लेवल जिस तरह से उनके, आप ग्राउंड पे ही देख लो इस बारी जो जिस तरह से कंट्रोल में है, तो ऐसा नहीं है कि वो कुछ हाइपर एक्साइटेड थे। ऑब्वियसली ही वॉज वेरी हैप्पी, बट ही ऑल्सो, उसको समझ आती है रिस्पॉन्सिबिलिटी इस पोजीशन पे, कैसे कैसे दिग्गजों ने इस इंडिया की टीम को की कप्तानी की है और क्या जिम्मेवारी उस पर आई है, वो समझता है उस बात को, और हमें पूरा यकीन है कि वो डिलीवर करेगा, क्योंकि वो इस टीम को लीड करेंगे। ना तो वहाँ पे विराट है, ना वहाँ पे रोहित हैं जी। और अब शुभमन पे नजरें हैं। और आपको लगता है कर्नल साहब, आपने इतनी क्रिकेट देखते हैं, आप टीम चला रहे हैं, इंग्लैंड दौरा, शुभमन गिल कप्तान, चैलेंज तो है, 5 मैचों की सीरीज़ है, बुमराह 2-3 मैच में नहीं है, ये आपको लगता है कि शुरुआत में ही चैलेंज मिल जाए और वहाँ पता चलेगा कि असली टेस्ट अब शुरू हुआ है? मेरी एक छोटी सी सजेशन रहेगी इस बारे में, हमें इतनी जल्दी जजमेंटल नहीं होना चाहिए, चाहे इमीडिएट सक्सेस या सक्सेस ना मिले। देखो, आई एम श्योर जो सिलेक्टर्स और बीसीसीआई ने सोचा है उसको एक सीरीज़ के लिए कप्तानी तो नहीं मिली होगी, उसको लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देखा होगा, एंड राइटली सो। सो इस सीरीज़ में क्या अचीव करते हैं फ्रॉम हिज ओन बैटिंग पर्सपेक्टिव और जो लीडरशिप पर्सपेक्टिव से क्या अचीव कर पाते हैं इस सीरीज़ में, वो अगले कई सालों के लिए दर्शाएगा भी किस तरह के कप्तान शुभमन गिल होने वाले हैं। चूँकि हमने उनको नज़दीक से देखा है, उसको कप्तानी करते भी देखा है, ऑफ द फील्ड भी देखा है, क्लोजली देखा है, एज एन इंडिविजुअल देखा है, उसकी पर्सनैलिटी को देखा है, इसलिए मैं कह रहा हूँ भाई, एटलीस्ट मुझे 100% यकीन है वो एज अ कैप्टन और एज अ लीडर ऑन द फील्ड बहुत अच्छा करने वाले हैं। कर्नल साहब, जब पहली बार जीटी की कप्तानी दी गई थी शुभमन को, जी, तब भी हमारी बात हुई थी, तो आपने कहा था कि बिल्कुल एक स्ट्रैटेजी भी है और सोच समझ के कप्तानी दी गई है, क्योंकि एक लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए। यस। और किसी भी प्लेयर में ये बहुत बड़ा गुण होना चाहिए कि लीडरशिप क्वालिटी। अब आपको जब पहली बार शुभमन को कप्तान देखते हैं और अब कप्तानी करते हुए देखते हैं, क्या कुछ बदलाव शुभमन में आपको लगा? उसकी डेवलपमेंट जो पिछले साल और इस साल में जो फ़र्क है, आई वुड से अभी वो पूरे 100% कंट्रोल में है। सी, जब आप स्पेशली 24 साल के लड़के को जिसने कुछ अचीव किया है, मैं कंट्रोल मतलब टीम के कंट्रोल, पूरा 100% टीम का कंट्रोल ऑन ग्राउंड उनके हाथों में है, और उनकी जिस तरह से वो अपनी टीम को चला रहे हैं, यही टीम थी पिछले साल जो हम क्वालिफाई नहीं किए थे। खैर, टीथिंग ट्रबल था, हमारे कुछ प्लेयर्स भी अवेलेबल नहीं थे, कुछ इंजर्ड थे, इररिस्पेक्टिव जो इस साल, और ये मैं नहीं कह रहा, पूरा क्रिकेटिंग वर्ल्ड कह रहा है, जिस तरह से उन्होंने अपनी लीडरशिप स्किल्स दर्शाई हैं ऑन ग्राउंड, अच्छे सिचुएशन में भी और नॉट सो अच्छे सिचुएशन में भी ऑन ग्राउंड जो उन्होंने दर्शाया है। एक लीडरशिप की वो तभी उभर के आती है जब आप उसको चैलेंज देते हो, तो उसको चैलेंज मिला है इस बारी, और वो चैलेंज में खरे भी उतरे हैं, और आगे चलने के लिए ये प्रोसेस होना ज़रूरी है। सो जो भी इस सीज़न भी उन्होंने किया है बनिस्बत जो लास्ट सीज़न किया था, जो इम्प्रूवमेंट हुई है एज ए कैप्टन एंड एज ए लीडर, ये आगे चल के इंडिया के लिए भी फ़ायदेमंद होने वाली। अच्छा, एक चीज़ और मैं देखता हूँ कि आईपीएल फ्रेंचाइजी में स्ट्रैटेजी बनाना, प्लेयरों की परफॉर्मेंस को रखना, अभी मैं पंजाब किंग्स का इसलिए जिक्र कर रहा हूँ, हालांकि मुझे नहीं पता आप सवाल पर क्या रिएक्ट करेंगे। अभी पिछले दिनों, क्योंकि आप पंजाब से जुड़े थे, फर्स्ट आपकी एंट्री पंजाब किंग्स के साथ जुड़ी थी, और एक भावनात्मक रिश्ता भी आपका हमेशा से रहा, बीइंग पंजाबी भी। लेकिन अभी पिछले दिनों एक मामला आया कि जो कोनर है प्रीति जिंटा, उन्होंने एक सूट फाइल किया अगेंस्ट अपने जो 2 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं। पहली भी एक बार मामला था। आखिर ये फ्रेंचाइजी में दिक्कतें इस तरह की क्यों आ जाती हैं? नहीं, देखो, मेरे को पंजाब को छोड़े हुए 11 साल हो गए जी। सो किस बात पे ये प्रॉब्लम्स है और किस बात पे ये स्वीट फाइल हुआ है, आई डोंट थिंक आई एम द राइट गाय टू कमेंट ऑन दैट, बिकॉज मुझे नहीं मालूम उनका, 11 साल बहुत लंबा टाइम होता है उमेश। सो इस बारे में मैं क्या बताऊंगा, मेरे को उनके अंदरूनी मामलों के बारे में डेफिनेटली नहीं मालूम है। कभी पंजाब ने आपको कहा तो होगा कर्नल साहब वापस आ जाइए? सही ऑनेस्ट से जवाब चाहूँगा। मेरा लगता है गुजरात के साथ कुछ रिश्ता है, बिकॉज आपको याद होगा जब मैंने पंजाब 2014 में छोड़ा था, तो गुजरात लायंस जब हुआ था उसका CEO भी मैं ही था जी। और फिर जिस दिन गुजरात टाइटंस फॉर्म हुई
उस दिन से मैं गुजरात टाइटंस के साथ भी हूँ। तो मेरा लंबा सफ़र था पंजाब के साथ। ऑब्वियसली मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, यही मेरा घर है और इमोशनल रिश्ता तो है ही है फ्रेंचाइज के साथ, एब्सोल्युटली है। और इस साल उन्होंने बेहतरीन क्रिकेट खेला है एंड दे डिज़र्व जो उन्होंने अचीव किया है अभी तक। आज क्वालिफायर 1 खेलेंगे, बहुत अच्छा क्रिकेट खेला उन्होंने, नो डाउट दे डिजर्व टू बी देयर। बातचीत तो होती होगी प्रीति से, क्योंकि एक आपका एक वैसे भी रिश्ता भावनात्मक रिश्ता है, एज ए फैमिली एक हम बात करते हैं, मतलब प्रोफेशनली सभी हैं, लेकिन एक वैसे तो बातचीत होती होगी। जी बिल्कुल, मैं प्रीति और उनकी फैमिली, उनके ब्रदर, उनके मदर, उनके साथ यस फैमिली हमारे रिश्ता है उनके साथ, नो डाउट अबाउट इट। बट उनका जो प्रोफेशनल जो जिस कंपनी में वो चल रहे हैं उनके साथ जो दिस थिंग, मैं क्या अगर मैं बात भी करूँगा तो किस बारे में बात करूँगा। मेरे को 11 साल हो गए छोड़े हुए उधर। सो उसको आप क्रिकेट की बात करोगे तो मैं उसका जवाब दे सकता हूँ, बिकॉज मुझे दिखता है वो। अगर अंदर उनके मैनेजमेंट में क्या चल रहा है नहीं चल रहा है उसके बारे में मैं कैसे आपको बता सकता हूँ। कभी प्रीति ने आपसे वैसे ही सलाह ली हो एज ए फ्रेंड के फैमिली फ्रेंड क्रिकेट के बारे में, तो आप नहीं, हमारी डिस्कशन कभी कभी होती है। अब तो वैसे भी वो अमेरिका में रहते हैं। डेफिनेटली उनके साथ एक फैमिली रिलेशनशिप है, नो डाउट अबाउट इट। वी रिस्पेक्ट दैट फैमिली एंड वाइस वर्सा। लेकिन कोई ऐसे डिस्कशन नहीं। हाँ, कंग्रेचुलेशंस होती है, जैसे मेरी टीम पिछले 2-3 साल से जो जीटी ठीक करती आई है, इस साल उनका किया है, तो यस कंग्रेचुलेट किया है उनको। एज लेट एज येस्टरडे उनके साथ बात हुई है और उनका यही था, होपफुली वो भी चाहती हैं भाई फाइनल पंजाब और जीटी का हो। तो लेट्स सी, दर्शक भी यही चाह रहे हैं। आई होप सो, बिल्कुल। अच्छा कर्नल साहब, हम बात करते हैं कप्तानी का बहुत प्रेशर है, कोचेस पे बहुत प्रेशर है, सीईओ पे भी प्रेशर रहता है। प्रेशर आई थिंक क्योंकि परफॉर्मेंस बेस्ड एक बिल्कुल है। हमारे ऊपर मेरी मैनेजमेंट और मेरी टीम जो मैनेजमेंट टीम है उसके ऊपर प्रेशर अलग तरीके का है। बट इफ़ यू सी, अगर पूरा एक इकोसिस्टम देखो, आप सोचो भाई, अगर मैनेजमेंट ठीक नहीं है और टीम ठीक कर जाएगी, नहीं होने वाला। आप देखो पे टीम ठीक नहीं है और मैनेजमेंट बिल्कुल फर्स्ट क्लास, नहीं होने वाला। तो ये मिलजुल के जो काम होता है, बिकॉज इसमें इंटर रिलेशनशिप बहुत है। अगर हमारा एक मकसद होता है, जब हमारी टीम इकट्ठी होती है, एक मकसद होता है, उनको किसी भी चीज़ के लिए किसी भी टाइम पे पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़े, यार मेरे को इस चीज़ की ज़रूरत थी, या इस टाइम की ज़रूरत थी, या इस फैसिलिटी की ज़रूरत थी, या इस सपोर्ट की ज़रूरत थी, और मुझे वो कहाँ गया। वो जीटी में आपको कभी नहीं दिखेगा। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, चाहे वो लॉजिस्टिकली हो, ऑपरेशनली हो, आप ट्रैवल की बात कर लो, आप किटिंग की बात कर लो, आप किसी तरीके से कंटेंट की बात कर लो, उनके प्लेयर्स के ऊपर बहुत प्रेशर होता है। उनकी आप आईपीएल बिकॉज फ्रेंचाइज बेस्ड क्रिकेट है एंड इट इज़, दुनिया ने बहुत पैसे लगाए हैं ये फ्रेंचाइजीज खरीदने में। सो जो स्पॉन्सर्स होते हैं, पार्टनर्स होते हैं, उनके आरओआईज का होता है। तो प्लेयर्स के ऊपर ऑन फील्ड तो प्रेशर होता ही, ऑफ फील्ड भी उनके साथ कमिटमेंट्स काफ़ी होती हैं। तो अगर आप एज ए फ्रेंचाइज उसको प्लान तरीके से नहीं करोगे, उसको एक अच्छे ठीक माहौल में नहीं करोगे, तो लड़कों का फोकस इधर उधर हो सकता है। फिर मैं क्रिकेट खेलने आया हूँ या ये करने आया हूँ, होना सब कुछ है, हर एक फ्रेंचाइज में होता है। ये सिर्फ मैं जीटी की बात नहीं कर रहा हूँ। इसको सबको कलेक्टिवली एज अ फ्रेंचाइज, एज अ ग्रुप जो चला रहे हो, चाहे वो क्रिकेट साइड हो, चाहे मैनेजमेंट हो, चाहे वो फाइनेंस हो, चाहे कुछ भी आप मान लो, लीगल हो, कुछ भी हो, जब तक ये 7-8 वर्टिकल्स जो हैं वो इकट्ठे होके नहीं चलेंगी, आप फ्रेंचाइज ढंग से नहीं चला सकते। कॉम्बिनेशन काम बिल्कुल नहीं चला सकते। आपने कहा कि कर्नल साहब इतना आपको एक्सपीरियंस हो गया है, आपके बारे में कहा जाता है कि आप डिसिप्लिन, क्योंकि आप आर्मी बैकग्राउंड से हैं, या कोई भी फ्रेंचाइजी हो, आर्मी बैकग्राउंड हो ना हो, लेकिन आर्मी वाले थोड़ा और ध्यान रखते हैं इस चीज़ का। जितना पहले भी बात हुई है, मैं जानना चाहूँगा कि कभी कोई बात होती रही है, पता भी लगता है, लेकिन कोई ऐसा इंसिडेंट जीटी में या पंजाब में जब भी आप रहे हो कि किसी प्लेयर को आपने कहा हो कि भैया ये आपकी लिमिट है, या प्लेयर कई बार उतना समझ नहीं पाते शुरू में जब इनगल्ज होते हैं एक दूसरे से। तो मैं नाम अगर आप बता सकें नहीं पूछूंगा, लेकिन एक दो ऐसे इंसिडेंट तो आप पक्का हैं जो आपने संभाले होंगे, नहीं यार ये प्लेयर ज़्यादा बहुत हो रहा है, आप प्लीज़ अपना फोकस रखिए। देखो, इतने 18 साल हो गए ये करते हुए, अभी इतने लंबे सफ़र में ऑब्वियसली सिचुएशंस आएंगी, हर तरह की सिचुएशंस
आती हैं, हर एक तरह के लोगों से आपको डील करना पड़ता है। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि बिल्कुल एब्सोल्युटली सब कुछ ठीक ठाक था और ऐसा कभी इंसिडेंट तंग किया नहीं गया हुआ किसी है। दिन? होता है, ठीक है, मैं बता रहा हूँ ना, एट द एंड ऑफ द डे हम सब ह्यूमन बींग्स हैं। beings हैं। सारे ह्यूमन बींग्स एक तरह तो हो नहीं सकते। अच्छा, कोई किस्सा तो शेयर कर दीजिए, नाम नहीं मैं पूछ रहा हूँ इसलिए। किस्सा, आई डोंट थिंक दैट विल बी फेयर, किसी की नहीं, नाम नहीं पूछ रहा हूँ मैं। पीठ के पीछे किसी का कुछ बोलना। पर मैं यस इतना मैं बता सकता हूँ कि एक और ये पंजाब की बात नहीं है, अभी बता रहा हूँ, और ना ही जीटी की बात है। जी। बीच में जहाँ था मैं, बीच में मैंने एक ओवरसीज़ प्लेयर को मेरे को घर भेजना पड़ गया था। अच्छा, ये कब की बात है ये? मैं बता तो रहा हूँ, ना पंजाब की बात है ना जीटी की बात है, अच्छा, जहाँ बीच में था। जहाँ बीच में थे। हाँ, तो वहाँ मेरे को एक प्लेयर, ओवरसीज़ T10 प्लेयर, लीग अगर नहीं। गुजरात लायंस गुजरात की जब लायंस। बात थी जी। उस टाइम पे डेफिनेटली एक प्लेयर को बात इतनी बढ़ गई फाइनली हाँ, थोड़ा माहौल ख़राब कर रहे थे। हाँ, हाँ। तो डिटेल में जाना ठीक नहीं है, बट ऐसी सिचुएशन जब आती हैं तो मुश्किल हो जाता है, या आप ठीक है कि मैं अपना एक काम देखो, कर रहा हूँ? अगर आपने सारा कुछ शुरू में ही क्लैरिफाई कर रखा है, सबसे मिल बैठ के बात हो रखी है, ये तरीका है ये फ्रेंचाइज चलने का, Do and ये don'ts हैं ऑर्गेनाइजेशन करने का, इतने डूज एंड डोंट्स नहीं होते। ये नहीं कोई रिस्ट्रिक्शंस है, ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन है, बट देयर इज़ अ कोड ऑफ कॉन्डक्ट। देयर डेफिनेटली, वो हमारा क्या, बीसीसीआई ऑल्सो इशूज अ कोड ऑफ कॉन्डक्ट। और प्लस एट द एंड ऑफ द डे आप किसी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हो, आप गुजरात लायंस हो, आप गुजरात को रिप्रेजेंट कर रहे हो, एक पूरे स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हो। सो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, चाहे कोई भी हो, ऊपर से लेकर नीचे तक, सबकी इंडिविजुअल की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। आप किस तरह से बिहेव करते हो, आप फैंस के साथ किस तरह से बिहेव करते हो, आप पार्टनर्स के साथ किस तरह बिहेव करते हो, आप ऑन फील्ड क्या बिहेवियर दिखाते हो, सब कुछ मैटर करता है। तो वो खिलाड़ी समझ नहीं रहा था Absolutely. इतना? वो थोड़े ज़्यादा बड़े थे। अच्छा, अभी भी खेल रहे हैं? तो नहीं, अभी नहीं खेल रहे। रिटायर हो चुके हैं? हाँ, अच्छा, रिटायर हो चुके हैं, बस बस इतना। तो सो जहाँ डिसीजन लेना होता है वहाँ लेना होता है। देखो, डिसीजन कोई इंडिविजुअल परसेप्शन पे नहीं होता है, और ये ओवरनाइट नहीं डिसीजन लिया जाता है। डिसीजन लिया जाता है इन द इंटरेस्ट ऑफ द फ्रेंचाइज, इन द इंटरेस्ट ऑफ द टीम। और अगर उस स्टेज पे आप डिसाइसिव नहीं होगे तो फिर और सफ़र करोगे। सो ऐसे कोई नहीं चाहता ऐसे डिसीजन लेना, लेकिन लेना पड़ जाता है, तो फिर एटलीस्ट पीछे हटना जरूरी है, मतलब लाजमी नहीं है। उस टाइम पे डिसीजन लेना है तो लेना है। और ये बिल्कुल, चाहे आप पंजाब में हो या जीटी में हो, कहीं पे भी हो, किसी भी ये ऑर्गेनाइजेशन में हो, आप तो आप प्लेयर्स के पहले समझा देते हैं बैठ के, हर सीजन से पहले मीटिंग्स आपकी जैसे होती हैं कि ये इस तरह से चलना, और प्लेयर भी समझदार हैं, कोई ऐसे नए तो है नहीं किया। लेकिन जो नए प्लेयर्स आते हैं वो थोड़ा सा कई बार लगता है कि उनको लगता है कि माहौल अच्छा है, खुला है, तो कई बार वो नहीं पता लगता, क्या बात लगता है कि उनको एक प्रॉपर एक अब ट्रेनिंग पार्ट भी उनका हिस्सा हो गया ना, कि भैया ये फ्रेंचाइजी की ये चीज़ें हैं, ये हमें इस तरह से करनी है। देखो, हर एक प्लेयर जो आईपीएल में है और नहीं भी है, उनको हर फ्रेंचाइज के बारे सब कुछ पता होता है। आई कैन टेल यू, आज की डेट में जिस तरह से इंफॉर्मेशन फ्लो होता है, सबको मालूम है किस फ्रेंचाइज में कैसे काम होता है, क्या ठीक होता है, क्या नहीं होता है, क्या माहौल होता है, क्या कल्चर है किसी टीम का। आप किसी प्लेयर से पूछ लीजिए, आपको उसका जवाब मिलेगा 100%। सबको पता ही सबको मालूम है। सो जब भी जो कोई नया जो फ्रेंचाइज में आ रहा है, और हमारा आई कैन शेयर, बिल्कुल जीटी ने शुरू से ही एक कॉन्शियस कॉल ली है भी किस तरह से हम फंक्शन करते हैं। मैंने बताया ना, आप खुद बताइए, पिछले ये चौथा सीज़न है अभी, कभी आप जीटी, हमने चैंपियन भी रह लिए, फाइनल भी खेल लिया, अभी प्लेऑफ में भी हैं, कहीं आप सुनोगे नहीं, देखोगे नहीं, हम कूद के एक बार बिल्कुल हमने ये कर दिया, वो कर दिया जी, ये हम तो ये हैं वो है, या अगर पिछले साल जैसे ठीक नहीं हुआ, भी हम तो लुट गए, मर गए, ऐसे नहीं होता है। स्पोर्ट है, स्पोर्ट में देयर आर नो गारंटीज, देयर आर नो गारंटीज। जो आप कर सकते हो, जो आपके कंट्रोलेबल्स हैं, जो टेंजिबल जो कंट्रोल कर सकते हो, आप उसी पे फोकस कर सकते हो। रिजल्ट मोर ऑफन देन नॉट, अगर आपका बाकी ये सब ठीक होगा तो आपको रिजल्ट मिलेंगे। नहीं मिलेंगे, ऑब्वियसली समबडी इज प्लेड बेटर देन यू, तो यू गॉट टू एक्सेप्ट दैट। कर्नल साहब, मेरे जाते जाते अभी हम ख़त्म करें उससे पहले मुझे ना कई लोगों ने पूछा कि ये जो स्लोवर रेट का फ़ाइन है या प्लेयर्स पे लगता है फ़ाइन, कि प्लेयर तो ख़रीदा 50 लाख में, जुर्माना लग गया प्लेयर पे 25 लाख या 30 लाख, तो ये गणित क्या है, ये जरूर एक बार। नहीं, प्लेयर पे 50 लाख 25 लाख नहीं लगता है, कप्तान पे लगता है, और प्लेयर पे लगता है एक सर्टन फिक्स्ड होता है। जैसे पहला अगर ऑफेंस है तो हाँ। 6 लाख लगता है, या 25% ऑफ हिज मैच फीस, विच एवर इज लोअर। सो 6 लाख उसी को लगता है जिसकी करोड़ों में है। ओके, ठीक है, जिसकी फीस जो अगर 20 लाख वाला प्लेयर है या 50 लाख वाला है, 14 मैच से अगर आप उसको डिवाइड करोगे, लेट्स से 20 लाख का प्लेयर है, 30 लाख है अभी मिनिमम, 30 लाख वाला प्लेयर है, उसको 14 से डिवाइड करोगे तो लेट्स से 2.25 लाख उसका बनता है पर मैच अप्रोक्सीमेटली उसका बनता है, तो वो 6 लाख कहाँ से फाइन भरेगा?
सो 25% ऑफ द मैच फी, मतलब उसका तो 75,000 के करीब 75,000 उसको के फाइन करीब। लगेगा। पर कमाई तो बहुत होती है ये मैच और जुर्माने से, ये मैंने देखा है कि अब वो तो जो रूल्स है वो रूल्स है, rules वो है। सिर्फ हमारे लिए नहीं है, सभी के सभी लिए के है, लिए वो है, सभी के naturally। लिए है, तो रूल्स तो है तो है। अच्छा, लास्ट सवाल कर्नल साहब, 3 तारीख को कौन खेलेगा? मैं तो ये बार बार कह रहा हूँ, जीटी चैंपियन बनी, अगर बनी, आपको क्या लगेगा कि अब 2 बार अगर हम चैंपियन बन गए, 1 बार रनर्स अप बन गए, इस टीम को आगे आप कहाँ देखते हैं? बेस्ट चीज़, जैसे आप एक लीग खेल रहे हो, आईपीएल, इतना लंबा टूर्नामेंट खेल रहे हो, इतना इंटेंस टूर्नामेंट खेल के आप चैंपियन बनते हो, आयरनी ये है अगले दिन से आपका पिछला सीजन खत्म हो खत्म गया। हो गया। हिस्ट्री में आप चले गए पे 2025, लेट से अगर हम जीते जैसे 2022 में जीते थे, 2022 का चैंपियन हमेशा के लिए जीटी हो गया। लेकिन 2023 में आके ये नहीं बोल सकते पे मैं 22 में चैंपियन था तो मुझे 23 में भी बनाओ। सो 25 का भी यही हाल होने वाला है, आपके मुंह में घी शक्कर। अगर हम ट्रॉफी जीतते हैं इस साल तो उसके एक हफ्ते के बाद अगले सीजन की तैयारी शुरू हो जाए। अच्छा, फैन फॉलोइंग को लेके बात करते हैं कि एक हर एक फ्रेंचाइजी की फैन फॉलोइंग होती है। जीटी ने फैन एंगेजमेंट के प्रोग्राम हमने देखा बहुत करते हैं ऑर्गेनाइज। मैं आपके साथ ना एक चीज़ शेयर करता हूँ। अब कल की डेट में फ़ैन एंगेजमेंट के लिए हमें एक अवार्ड मिला मुंबई में, अच्छा, फ़ैन एंगेजमेंट के लिए। ये बात मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। हमारी फ़ैन एंगेजमेंट शुरू से ही हमारा मकसद रहा है। फ़ैन एंगेजमेंट सभी करते हैं, अच्छा करते हैं। हमारा फोकस इज़ ऑन पर्सनलाइज्ड फ़ैन एंगेजमेंट। फ़ैन जो है ना, फ़ैन 2-3 तरीके के होते हैं। एक होते फ़ैन जिसको आप बोलते हो भाई डायहार्ड फ़ैन है ये, उसको और कुछ नहीं दिखता, जीटी टीम दिखता है, जीटी दिखता है, ठीक है, या कोई भी टीम उसके बाद होते हैं फॉलोअर्स, भाई यस वो देखते हैं टीम को बट उसकी चाहत जीटी की तरफ ज़्यादा है। फिर होते हैं सपोर्टर्स, भाई वो आईपीएल को भी सपोर्ट करते हैं, एक टीम को भी, दूसरी टीम को भी, उन 3-4 टीमों में जो उनको करते हैं वो जीटी को पसंद करते हैं, ठीक। हमारा मकसद है ये फॉलोअर्स और सपोर्टर्स को फैंस में कन्वर्ट करना। फैंस ना एक बहुत लूज टर्म जो यूज़ किया जाता है, फैंस फैंस फैंस। फ़ैन वो है जो बिल्कुल जिसको और कुछ नहीं दिख रहा, उसको सिर्फ जीटी दिख रहा है, चाहे वो अच्छा करे चाहे वो बुरा करे। आई मीन आइडियल सिचुएशन बता रहा हूँ, लेकिन संकल्प यही रहता है, कोशिश यही रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा फैंस हों फ्रेंचाइज के। मुझे नहीं मालूम, आपको पता होगा 2022 से ही हमने ये कार्रवाई शुरू की थी भाई हम जो फैंस एक्चुअल जो फैंस हैं उनके साथ पर्सनलाइज एंगेजमेंट किस तरह, पहले तो उनको कैसे फैंस क्रिएट करें एंगेजमेंट के ज़रिए, और फिर उनके साथ पर्सनलाइज एंगेजमेंट कैसे करें। तो हमारे बैक एंड पे और भी कर रहे हैं, अभी मैं नहीं कह रहा सिर्फ जीटी कर रही है। एक कस्टमर डेटा प्लेटफॉर्म करके एक चीज़ होती है जो एक एजेंसी रन करती है। उसमें मुझे ये मालूम है कि मेरे फैंस जो हैं किस सिटी से कितने हैं, किस एज के कितने हैं, ठीक है, उनकी क्या चाहत है, कौन सा उनका फेवरेट प्लेयर है, उनकी डेट ऑफ बर्थ क्या है जहाँ पे एक डायरेक्ट एक प्लेयर उनको विश कर सकता है, विच एवर मीन्स। फीमेल्स कितनी हैं, मेरे नागालैंड से कितने सपोर्टर हैं, अफ़गानिस्तान से कितने सपोर्टर हैं, किस एज ग्रुप के हैं। सो जोग्राफिकल, लिंग्विस्टिक, एज, जेंडर, आप कर लो जो भी, जितने भी कोहॉर्ट्स बनाना चाहते हो वो हमारे पास है। और मैं आपके साथ अभी शेयर करता हूँ कि मेरे हमारा टारगेट था इस साल इसको 3 मिलियन हिट करने का। हमने उस टारगेट को ऑलरेडी क्रॉस कर लिया और 3.2 मिलियन के आसपास, ये किसी फ्रेंचाइज के पास नहीं है। सो ये क्या दर्शाता है, ये जो प्लेटफॉर्म जो हम जो यूज़ करते हैं अलॉन्ग विद आवर सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म्स हैं, जो ओपन एंड क्लोज प्लेटफॉर्म जो हमारा ऐप है, उसका भी मैं बता रहा हूँ अभी। उसको इकोनॉमिक टाइम्स से अभी आप मैं साथ शेयर करूंगा, जब तक आपका पॉडकास्ट आएगा मैं आपको प्रूफ दूंगा। जो मैं ईमेल की वेट कर रहा हूँ, वर्बली मुझे बता दिया गया है, जो इकोनॉमिक टाइम्स की तरफ से बेस्ट स्पोर्टिंग ऐप इंडिया का, बेस्ट स्पोर्टिंग ऐप वो जीटी को मिल रहा है। मैं आपको अर्ज करता हूँ आप जीटी के ऐप पे जाइए, देखिए उसको किस तरह की इंगेजमेंट और क्या क्या उस पर हो रहा है। और 1 मिलियन के करीब डाउनलोड्स सिर्फ इस सीज़न की बात कर रहा हूँ मैं उस ऐप की। सो जिस तरह की इंगेजमेंट, तभी मैं बता रहा हूँ ना, हम ज़्यादा हल्ला नहीं मचाते, यानी कि पूरा इंटेंसिव काम किया गया है। बिल्कुल एब्सोल्युटली। बैक एंड पे बहुत काम होता है, इन चीज़ों पे बहुत काम होता है। आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते पे आप अपना आप जीटी के फ़ैन बनो या XYZ के फ़ैन बनो, आप फोर्स नहीं कर सकते। आप अपने किस तरीके से उनके साथ डील करते हो, उनके लिए क्या आप ऑफर कर रहे हो इन टर्म्स ऑफ लॉयल्टी प्रोग्राम देख लो, विच इज़ फ्री बाय द वे, कोई पेड नहीं है।
अर्न और बर्न पॉइंट्स कैसे कर सकते हो, आपको क्या क्या फैसिलिटीज़, क्या क्या सर्विसेज उस ऐप पे मिल रही हैं, जो हमारा एक ओन प्लेटफॉर्म है। अगर आप मेरे ऐप पे डाउनलोड हो, आपको मेरे जो लॉन्ग फॉर्म स्पेशली जो कंटेंट है सबसे पहले आपको दिखेगा, मेरे सोशल मीडिया पे भी नहीं दिखेगा। सो हम हमेशा उस पर सिर्फ एक टीज़र डालते हैं, और लॉन्ग फॉर्म जो कंटेंट स्पेशली जो फैंस को चाहिए होता है बिहाइंड द सीन्स होता क्या है टीम में, वो आपको ऐप पे दिखेगा। ना आपको यूट्यूब पे पहले दिखेगा, ना आपको इंस्टा पे दिखेगा, ना कहीं और दिखेगा, पीसेस दिखेंगे। लेकिन इसलिए ये ऐप आहिस्ता आहिस्ता लोगों को समझ आ रहा है, ये ओन्ड प्लेटफॉर्म जो जीटी अपने लिए जो क्रिएट किया है हमने, आगे चल के और होगा। फैन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है नेचुरली, यानी क्रिकेट पे 22 गज की पिच पे जो होता है वो होता है, लेकिन और उसके अलावा भी पीछे बहुत कुछ होता है। इसी का बहुत नाम कुछ क्रिकेट होता है। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। जी ये शर्ट पे ना 10 पार्टनर्स होते हैं, स्पॉन्सर्स होते हैं यहाँ टाइटल से, राइट चेस्ट, बैक, ये वो आपने shoulder, देखा है सबके ट्राउजर्स पे, हेलमेट पे, वो और भी होते हैं, उसके अलावा भी होते हैं जो किट पे नहीं होते हैं, लेकिन आपके पार्टनर्स होते हैं। मेरे पास 33 पार्टनर्स हैं इस साल, इनको 10 को गिन के। आपको जो 2022 में 10 में से थे, वो 7 अभी भी मेरे साथ हैं, और वो 7 में से 5 के साथ, 6 के साथ एक और लंबी डील साइन करने वाला हूँ मैं। अगले 3 साल के लिए या 2 साल के लिए मैं लंबी डील साइन करने वाला हूँ। ये क्या दर्शाता है? ये सिर्फ वो ट्रॉफी जीतना नहीं है। ऑफ कोर्स वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑफ कोर्स परफॉर्मेंस वी ऑल, हमको चाहिए हमारी टीम टॉप पे रहे हमेशा, लेकिन ये दर्शाता है कि एक फ्रेंचाइज कैसे अपने आप को कंडक्ट करती है, और किस तरह से अपना काम कर रही है, और किस तरह से जो बोलते हैं वो करके देते हैं। आपको अगर कभी आप बैठोगे, मैं बताऊंगा किसी स्पॉन्सर के साथ क्या क्या डिलीवरेबल्स, ROIs उनके कैसे करते हैं। हम बहुत क्लोजली उनके साथ वर्क करते हैं, और नतीजा उसका ये है। और अगर मैं कहूँ कि अभी मैं बहुत सारी फ्रेंचाइज से बहुत आगे निकल गया हूँ इन टर्म्स ऑफ कमर्शियल एक्टिविटीज़ ऑल्सो, तो ये इन सब चीज़ों का ही नतीजा है। मतलब आईपीएल ट्रॉफी तो है ही है, लेकिन साथ साथ में आईपीएल के बहुत जरूरी है, फ्रेंचाइजी में आपस में एक बहुत दूसरे से जरूरी best है। क्या नहीं, कर कुछ सकते हैं? देखो, आप हेल्दी कंपटीशन, आप MI, RCB, CSK वगैरह देखो, उनकी फैन फॉलोइंग देखो जरा, बिल्कुल कैसे उन्होंने, मैंने ऐसे अपने आप नहीं हो जाता है, उन्होंने किया है। अब सब बोलेंगे भाई MI या CSK 5-5 बार ट्रॉफी, ओके, RCB तो नहीं जीता ना, उनकी फैन फॉलोइंग उस लेवल की है। मैं वही पूछ रहा था आप तब। एग्जैक्टली, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। सो ये सिर्फ उस ट्रॉफी से नहीं, सब कुछ वो बहुत ज़रूरी है, नो डाउट अबाउट इट, दैट प्राइम बिल्कुल सबसे ऊपर वो है। लेकिन फिर भी किस तरह से आप एक इकोसिस्टम क्रिएट करते हो जहाँ एक फ़ैन को लगता है कि मैं इस इकोसिस्टम का हिस्सा हूँ, वो भी ज़रूरी है। बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कर्नल साहब, और उम्मीद करते हैं आप यहाँ पे हैं तो आप नेचुरली अपनी टीम की बात करेंगे। हम कहेंगे जो टीम बेस्ट खेले, जीते, और वो ट्रॉफी उठाए, जो टीम जीतेगी, फिर से अगर कर्नल साहब की टीम जीते तो आपके साथ फिर से पॉडकास्ट करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारा नाम ही जीटी है। गुजरात टाइटंस, और जीतेगी बोल रहे हो, नाम ही जीटी, जाम ही जीटी है, बट वो मैदान में पता चलेगा कर्नल। बिल्कुल, एब्सोल्युटली, और बेस्ट टीम जो है वो जीतनी चाहिए भी, जीतनी चाहिए, एब्सोल्युटली जीतनी चाहिए। तो इस खास पेशकश में इतना ही, मुझे दी इजाज़त, धन्यवाद।